गुड मॉर्निंग आप सभी को। या आप लोग गुड मॉर्निंग क्यों नहीं बोले? क्या दिक्कत है आप लोगों को? क्या आपकी मॉर्निंग गुड नहीं होती है क्या? ऐसा कौन सा जीवन में दुख आ गया है कि हम तो नहीं बोलेंगे? हमसे बुलवा के बताओ। आप इतने शर्मीले क्यों? आपको गुड मॉर्निंग बोलने में शर्म आती है? बताओ। पता नहीं आप लोग ऐसा क्यों करते हो। हाँ, एक बच्चे ने तो बोला था। आपने बोला था, मुझे पता है, दो तीन बच्चों ने बोला। बट बाकी बच्चे बोलते कि नहीं, हमारी तो गुड होती ही नहीं, हम क्यों बोले। देखो, चीजें तो कभी गुड होती ही नहीं है। वी हैव टू मेक दैट। ठीक है, देखिए, हमारा सप्लाई वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल अपन ने लास्ट टॉपिक क्या लिखा था? हाँ, इक्विलिब्रियम प्राइस वाले लिखा था। और उससे पहले भी हमने पढ़ा था कि कोई अगर एक फर्म है जिसकी कैपेसिटी क्या है, लिमिटेड है, तो लिमिटेड कैपेसिटी वाली फर्म का जो सप्लाई कर बनेगा उसकी इलास्टिसिटी क्या होती है। ठीक है, जनरली तो कैसा होता है, ऐसा होता है, लेकिन लिमिटेड सप्लाई कर का थोड़ा सा बैंड वाला होता है। ओ एक्स एक्सिस पे अपन क्या दिखाते हैं? क्वांटिटी। ओ वाई पे प्राइस। इनिशियली कोई भी इंडस्ट्रियस्ट या बिजनेस पर्सन जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो स्टार्टिंग छोटे से करता है। मतलब भले ही उसकी बिजनेस की कैपेसिटी कितनी है, 10,000 यूनिट, तो क्या स्टार्टिंग में पूरी 10,000 यूनिट बना के रख दे क्या कि मैंने तो बना के रख दी, जिसको खरीदनी जो खरीद लो? ऐसा नहीं होता। डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन होता है। इनिशियली जैसे 10,000 यूनिट की कैपेसिटी, इनिशियली उसने कितनी यूनिट बनाई? 5 भी ज्यादा है। इनिशियली उसने बनाई 2,000 और प्राइस कितनी थी? 100 रुपए। किसी चीज की प्राइस 100 रुपए थी तब वो कितनी यूनिट बना रहा था? 2,000 यूनिट बना रहा था। अब मार्केट में क्या हुआ, अचानक प्राइस हो गई इंक्रीज। कितने से? 10% से। अगर 10% से प्राइस इंक्रीज होगी तो इसका मतलब कितनी हो गई? 110। और आपको पता है प्राइस और सप्लाई में कैसा रिलेशन है? प्राइस और सप्लाई में कैसा होता है? डायरेक्ट। प्राइस ज्यादा तो आप एज ए सप्लायर सप्लाई ज्यादा करोगे क्योंकि आपको प्रॉफिट क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इनिशियली अगर आपकी 10% से ही प्राइस क्या हुई है? इंक्रीज। लेकिन आपके पास अभी भी कितनी कैपेसिटी बाकी है? 8,000 यूनिट की। ठीक है, तो प्राइस के कंपैरिजन में आप प्रोडक्शन क्या करोगे? ज्यादा से चेंज करोगे। तो यहाँ पे अगर मैं 15% ऐड कर दूं, 2,000 का 15% 300, तो यहाँ पे कितनी यूनिट आ गई? 2,300। मतलब कितने से इंक्रीज किया मैंने? 15% से। इसमें फॉर्मूला लगा लो, कौन सा? परसेंटेज चेंज इन सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सप्लाई की इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर परसेंटेज चेंज इन सप्लाई कितना है? 15% और ये कितना है? 10%, तो वैल्यू कितनी आएगी? 1.5। और ये कितनी आई? इज मोर देन 1। तो इनिशियल लेवल पे जब किसी लिमिटेड कैपेसिटी वाली फर्म के पास प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है तो प्राइस के इंक्रीज जाने पर सप्लाई में उससे ज्यादा से चेंज करती है। इसलिए ई की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे? मोर देन 1। बट यहाँ पे ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर इसकी कैपेसिटी कितनी है? 10,000 यूनिट की। कितनी बना चुकी है? ठीक है, यहाँ पे 10,000 की कैपेसिटी, यहाँ पे बन कितनी चुकी है? 9,000। कैसे? ये ले, अब इस लेवल पे क्या कर रही है? प्रोडक्शन कर रही है। अब मार्केट में 2,000 यूनिट की डिमांड है, तो ये क्या पूरी 2,000 बना सकती है क्या? और प्राइस कितने से इंक्रीज हो गई? अगेन 10% से। यहाँ पे हम 100 ले लेते और यहाँ पे कितने ले लेते? 110। अभी भी प्राइस कितने से इंक्रीज हुई है? 10% से। बट ये चाहकर भी 2,000 यूनिट नहीं बना सकती। क्यों? क्योंकि इसकी कैपेसिटी कितनी है? 10,000 यूनिट की है। तो अभी बच कितनी बना सकती है? 1,000 ही बना सकती है। तो अगर वापस अगर प्राइस 10% से इंक्रीज भी होती है तब भी ये सप्लाई कितने से इंक्रीज होगी? सिर्फ 1,000 से ही इंक्रीज हो पाएगी। तो अगर यहाँ पे प्राइस 10% से इंक्रीज हुई तो इसको अज्यूम कर लेते हैं सप्लाई कितने से होगी? 5% से ही इंक्रीज हो पाएगी। क्यों हुई? बिकॉज हमारे पास अब कैपेसिटी अवेलेबल नहीं है और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं कि हम अपनी बिल्डिंग को बड़ा कर ले, मशीनरी को बड़ा कर ले, क्योंकि डिमांड जिस टाइम पे होती है उसी टाइम करनी होती है। आप ये सारी चीजें करोगे तो आपको एक सब्सटेंशियल टाइम लग जाएगा। और जब तक हो सकता है दूसरा सप्लाई जिसके पास कैपेसिटी अवेलेबल थी उसने प्रोडक्शन कर दिया होगा और उसने मार्केट में सप्लाई भी कर दी होगी। तो हम सेम टाइम की बात कर रहे हैं। तो इस केस में ये क्या हो जाएगी? लेस देन 1। परसेंटेज चेंज इन सप्लाई 5% और परसेंटेज चेंज इन डिमांड 10%, तो 0.5। तो यहाँ पे ई क्या हो गई? लेस देन 1। और यहाँ पे ई क्या हो गई? मोर देन। क्लियर है? तो आपको बस ध्यान रखना है, आपसे कोई इसे पूछेगा नहीं समझा के बताओ, तो आपको सिंपल सा कंसेप्ट ध्यान रखना है। और अगर आप रटोगे तो आप एग्जाम में पक्का भूलोगे कि यहाँ पे मोर देन 1 क्यों थी और यहाँ पे मोर देन 1 कहाँ पे थी और लेस देन 1 कहाँ पे थी। अगर आप कंसेप्ट ध्यान रखोगे, इनिशियली
इतना सा ही प्रोडक्शन कर रहे हैं लेकिन कैपेसिटी वहां तक है, तो प्राइस के चेंज होते ही सप्लाई में आप ज्यादा चेंज कर सकते हो। बट सप्लाई वहां तक है और आपके पास इनिशियल प्रोडक्शन यहाँ तक हो चुका है, तो आप चाहकर भी सप्लाई ज्यादा से चेंज नहीं कर सकते। तो इनिशियल सप्लाई कर्व पे ई मोर देन वन, बाद वाले पॉइंट पे ई लेस देन वन। ठीक है, क्लियर है। अब एक टॉपिक और है अपना, वो देखते हैं। फैक्टर्स भी लिख लेते क्या हमने, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को इम्पैक्ट करते हैं, दिखाइए। हाँ ठीक है, ये वाला अपना हो गया है। इक्विलिब्रियम प्राइस वाला देखते हैं एक बार। व्हाट इज इक्यू प्राइस? इक्विलिब्रियम प्राइस, एक तो आपको सिंपल सा कंसेप्ट पता है कि वो लेवल जहां पर डिमांड किसके इक्वल होती है, सप्लाई की, ये क्या होती है हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस होती है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है वो प्राइस जिसको कंज्यूमर भी इजीली पे करने के लिए रेडी है और वो प्राइस जिसको सप्लायर भी इजीली एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। दैट मीन्स EQ प्राइस पे दोनों को फायदा होता है, सप्लायर को भी और कंज्यूमर को भी। उसको क्या बोलते हैं, EQ प्राइस। फिर हमने एग्जांपल देखा था, यहाँ पर प्राइस दे रखी है और यहाँ पे क्या दे रखी है, क्वांटिटी। नहीं, ये वाला नहीं, जो EQ प्राइस वाला था। ये वाला देखिए यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, ये वाला करो, हमने देखा है अभी। डिटर्मिनेंट्स हो गए हमारे ये वाला पॉइंट। ये वाली टेबल हमने कल देख ली थी। यहाँ पे EQ प्राइस क्या है, कौन सी है, 3 रुपए। 3 रुपए वो प्राइस है जिसपे जितनी डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड है उतना ही सप्लायर क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है। अगर प्राइस 5 रुपए होती है तो इसको तो प्रॉफिट होता है तो ये सप्लाई ज्यादा करता है, बट इसको लॉस होता है तो इस डिमांड कम करता है। इसलिए EQ प्राइस पे पहुंचने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, और नीचे जाना पड़ेगा। जब 4 रुपए प्राइस कम हो जाती है तो इसको प्रॉफिट कम हो रहा है तो ये अपनी सप्लाई कम कर देगा, और इसको तो बेनिफिट होगा क्योंकि इसकी प्राइस क्या हो गई, कम हो गई, तो यहाँ पे ये अपनी डिमांड और इंक्रीज कर देगा। ये जैसे जैसे सप्लाई इंक्रीज करेगा, ये सब जैसे जैसे सप्लाई डिक्रीज करेगा, ये डिमांड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और दोनों एक लेवल पे क्या पहुंच जाएंगे, EQ पॉइंट पे, यहाँ पे पहुंच जाएंगे इक्विलिब्रियम प्राइस पे। ठीक है, तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, जब भी आपकी डिमांड क्या होती है, सप्लाई क्या होती है, डिमांड से ज्यादा, तो EQ प्राइस पे पहुंचने के लिए प्राइस क्या होगी, यहाँ पे भी सप्लाई ज्यादा, यहाँ पे भी सप्लाई ज्यादा, EQ प्राइस पे पहुंचना है तो प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये लॉजिकल बात भी है। अगर बेचने वाले ज्यादा होते और खरीदने वाले कम होते, मार्केट में बहुत लोग सेम चीज बेच रहे हैं लेकिन कंज्यूमर कम है, तो सप्लायर को प्राइस कम करनी पड़ती है, बिकॉज कंज्यूमर के पास मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप कम नहीं करोगे तो आपका पड़ोसी सेलर कम कर देगा, उससे आगे खरीद लेंगे। तो ये तो गोल्डन रूल है, जब भी सप्लाई इज मोर देन डिमांड तो प्राइस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कम हो जाएगी। और जब भी सप्लाई इज लेस देन डिमांड, खरीदने वाले बहुत सारे लोग हैं बट सप्लायर कम है, तो सप्लायर के पास नेगोशिएटिंग पावर है, वो क्या करेगा, प्राइस को इंक्रीज कर देगा। इसको आप कर्व से भी समझ सकते हैं, ये अपना अलग से टॉपिक है, बहुत डिटेल में, उसको जब फॉर्म्स ऑफ मार्केट वाला चैप्टर आएगा वहां डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये कर्व से कैसे समझते हैं। यहाँ पे हम क्या दिखाते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड, और यहाँ पे हमने दिखाई प्राइस। अब मैं सप्लाई करूँ और डिमांड करूँ को एक ही ग्राफ पे दिखाया, इसलिए यहाँ पे दोनों कर्व बनेंगे। यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड भी है और क्वांटिटी सप्लाई भी है। डिमांड कर्व कैसा बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, और सप्लाई कर्व कैसा बनता है, अपवर्ड स्लोपिंग। तो यहाँ पे हमारी जो प्राइस आ गई आएगी दोनों के इंटरसेक्शन पे, समझ लीजिए यहाँ पे आई है, तो क्या है हमारी EQ प्राइस, और एक इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी होती है, यहाँ पे क्या गई, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। इस केस में इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या थी, 19 यूनिट। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के ऊपर जो प्राइस है वही क्या है, हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस है। अब यहाँ पे आपको अगर एग्जाम में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है कि पता नहीं लग रहा है कि EQ प्राइस इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, तो आपको कर्व बना लेना है। कैसे, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि पहला केस जैसे मैं बता रही हूँ, डिमांड तो कांस्टेंट है, डिमांड में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, बट सप्लाई क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ये केस बना। अब सप्लाई इंक्रीज हो गई तो मैं इसका गोल्डन रूल लिख लूं, सप्लाई इज मोर देन डिमांड। तो आपको पैसे तो पता है, अगर बेचने वाले ज्यादा है खरीदने वाले कम है तो प्राइस तो कम होगी होगी। ठीक है, अगर फिर भी आपको एग्जाम में, अगर आपको प्रेशर है एग्जाम में, आपको समझ नहीं आ रहा क्या होती है, तो आप फटाफट ग्राफ बना लो। सप्लाई इंक्रीज होगी, कौन सा कर्व है, ये वाला सप्लाई कर्व है,
सप्लाई इंक्रीज होती है तो सप्लाई का किधर शिफ्ट होगा, राइट की ओर। तो यहाँ पे मैंने इसको राइट की ओर शिफ्ट कर दिया। अब देखो, अब इंटरसेक्शन पॉइंट ये वाला आ गया। डिमांड तो कांस्टेंट ही है, डिमांड में तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ, डिमांड का मुझे नया बनाना ही नहीं है। बट सप्लाई का हमने नया बनाया, तो नया इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। देखो प्राइस कम हो गई और इक्यू क्वांटिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो कुछ भी कंफ्यूजन हो तो ग्राफ बना लेंगे, लेकिन अभी हम इसको डिटेल में नहीं पढ़ रहे, या आगे चैप्टर में डिटेल में आएगा। इसमें 8 9 10 9 या 10 केसेस बनते हैं, उसमें आपको कुछ नहीं करना, सब सिर्फ गिवन होता है कि डिमांड ज्यादा सप्लाई कम तो प्राइस क्या होगी, सप्लाई कम डिमांड ज्यादा तो प्राइस क्या होगी। परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन डिमांड। सप्लाई भी इंक्रीज हो गई, डिमांड भी इंक्रीज हो गई, बट सप्लाई में ज्यादा इंक्रीज हुआ, डिमांड में कम हुआ, तो अल्टीमेटली सप्लाई इज मोर देन डिमांड, तो प्राइस क्या हो जाएगी, कम। ठीक है, सारे हम ग्राफ के थ्रू समझेंगे, अभी नहीं समझ रहे पर इसको, और थोड़ा आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हमें पढ़ना है ये वाला टॉपिक, मार्केट इक्विलिब्रियम एंड सोशल एफिशिएंसी। ठीक है, इसको लिखिए, मार्केट इक्विलिब्रियम एंड सोशल एफिशिएंसी। इक्विलिब्रियम हमें बताइए, पहले इसको लिख लेते, मार्केट equilibrium means that point at which demand is equals to supply, जहां पे भी डिमांड और सप्लाई इक्वल होंगे, दैट इज मार्केट इक्विलिब्रियम। और कल हमने इक्विलिब्रियम में ये बात लिख ली थी क्या कि इक्विलिब्रियम प्राइस का मतलब होता है वो प्राइस जो कंज्यूमर इजीली एक्सेप्ट कर लेता है और सप्लायर, कंज्यूमर इजीली पे कर देता है, सप्लाई इजीली एक्सेप्ट कर लेता है। सोशल एफिशिएंसी लिखिए, सोशल एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू कंज्यूमर सरप्लस प्लस प्रोड्यूसर सरप्लस। अब हमें समझना व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस मींस, इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। कंज्यूमर सरप्लस का मतलब होता है, पहले लिखिए, कंज्यूमर इन द पोजीशन ऑफ बेनिफिट। जब भी कंज्यूमर बेनिफिट की पोजीशन में होता है दैट इज कंज्यूमर सरप्लस। और निकालते कैसे, व्हाट ही विलिंग टू पे माइनस व्हाट ही एक्चुअली पेड। व्हाट ही विलिंग टू पे, इसको अभी लिखिए मार्जिनल यूटिलिटी, और व्हाट दे एक्चुअली पेड एमआरपी। इसी को अगर मैं टर्म्स में लिखूं तो इसको हम लिख सकते हैं एमयू, और इसको लिख सकते हैं एमआरपी। सेकंड लिखिए प्रोड्यूसर सरप्लस। प्रोड्यूसर सरप्लस मींस producer in the position of benefit, जब कंज्यूमर बेनिफिट की पोजीशन में होता है। इसको कैसे निकालेंगे, व्हाट कंज्यूमर एक्चुअली पेड माइनस
वॉट सप्लायर या प्रोड्यूसर वांट्स टू चार्ज, मतलब जितना सप्लायर सोचता है कि मुझे इस चीज के इतने पैसे मिल जाने चाहिए, कंज्यूमर ऑलरेडी उससे ज्यादा देने के लिए तैयार है, दैट इज कंज्यूमर सरप्लस, सॉरी प्रोड्यूसर सरप्लस। कंज्यूमर में कंज्यूमर का देखेंगे, प्रोड्यूसर में प्रोड्यूसर का देखेंगे। ठीक है, लिखे पे इसको समझते हैं। अच्छा, किसको ये समझ में आ गया? एक बार रीड करो इसको, रीड करके देखो क्या ये आपको बात समझ में आ गई है क्या। ये मत पढ़ना है एमयू और एमआरपी, इसको पढ़ के देखो और इस फॉर्मूले को पढ़ के देखो, तो आपको वैसे समझ में आ ही जाएगा। कंज्यूमर सरप्लस मतलब कंज्यूमर बेनिफिट की पोजीशन में जितना वो पे करना चाहता है मार्केट में किसी चीज के लिए, उसकी प्राइस एक्चुअली कम है जितना वो पे करना चाहता है। जैसे मुझे एक ड्रेस पसंद आ गई, मुझे इतनी पसंद आई कि मैं उसके लिए 2,000 रुपये देने के लिए रेडी हूँ, और जब मैंने शॉपकीपर से जाके पूछा तो उसने बोला है तो 1,500 की है, तो मैं उसके लिए 2,000 रुपये पे करने के लिए रेडी थी। तो वो क्या थी, मेरी विलिंग थी कि मैं उतने पे कर सकती हूँ, बट एक्चुअल में उसकी प्राइस कितनी थी, 1,500 थी। तो मुझे 500 रुपये का क्या है, कंज्यूमर सरप्लस। ये क्लियर है? इसको भी बाद में इसको होल्ड पे रखिए, इसको अपन यूटिलिटी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब देखेंगे। दूसरा लिखा गया है प्रोड्यूसर का सरप्लस। ठीक है, वो कैसे लिखे निकलेगा, वॉट कंज्यूमर एक्चुअली पेड माइनस वॉट सप्लायर प्रोड्यूसर वांट्स टू चार्ज। सप्लायर को लगा कि कोई चीज जो मैंने बनाई है वो 2,000 रुपये में बिक जाएगी, बट मार्केट में जो इक्यू प्राइस है वो 2,500 रुपये है, और कंज्यूमर उस चीज से इतना सेटिस्फाई है कि वो सेम चीज के लिए 2,500 रुपये देने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कंज्यूमर तो एक्चुअली में 2,500 रुपये दे चुका है, लेकिन सेलर उसके लिए 2,000 रुपये ही चार्ज करना चाहता था। तो यहाँ पे बेनिफिट किसको हुआ, प्रोड्यूसर को। उसको क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर सरप्लस। इसको हमें जानना है ग्राफ के थ्रू। इसको देखिए, सोशल एफिशिएंसी का मतलब है, सोशल एफिशिएंसी वाला हमने फॉर्मूला लिख लिया होगा ऊपर, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो इसको क्या बोलते हैं, सोशल एफिशिएंसी। अब इसको ग्राफ पे देखिए, नॉर्मल चीजें आपको पता है, ये दो एक्सिस होते हैं, यहाँ पे क्या दिखाते हैं, क्वांटिटी। अब हमने एक ही डिमांड, एक ही ग्राफ पे डिमांड करो सप्लाई करो दोनों को दिखाया है, इसलिए सिर्फ क्वांटिटी लिखा है, ना तो डिमांड लिखा है ना सप्लाई लिखा है। और यहाँ पे किसको दिखाते हैं, प्राइस को। सबसे पहले क्या निकालनी, इक्विलिब्रियम प्राइस। तो ये कौन सा कर्व है, डिमांड कर्व, और ये कौन सा कर्व है, सप्लाई कर्व। मार्केट में जो प्राइस प्रिवेल कर रही है वो ये वाली कर रही है, इतनी क्वांटिटी पे कोई भी कंज्यूमर इस प्राइस पे क्या कर सकता है, किसी गुड्स को खरीद सकता है। अब हमें देखना है दोनों का कर्व। ये जो डिमांड वाला कर्व है, डिमांड किसके पर्सपेक्टिव से होती है कॉन्स्टिट्यूट, कंज्यूमर के, और सप्लाई होती है प्रोड्यूसर के। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं किसको, कंज्यूमर के डिमांड कर्व को। मेरा अब हमें जो एरिया देखना है वो देखना है पहले ऊपर वाला। ये मार्केट में प्राइस है, करंट प्राइस समझिए 10 रुपए किसी गुड्स की प्राइस, कौन सी, ये वाली। एक्चुअल में प्राइस ये है, इसके ऊपर जो ये कर्व है, क्या कर रहे हो आप, ठीक है बता दिया आपने, अब आपका नहीं बताया, कोई बात नहीं, वो तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आप चल जाना जब आपका टाइम होगा। अभी आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप क्लास में तो आपका ध्यान सबका बोर्ड पे होना चाहिए।
यहाँ पर आप किसी चीज के लिए 10 रुपए पे करने के लिए रेडी हो, ठीक है, 10 रुपए आप पे कर रहे हो, बट कंज्यूमर क्या कर रहा है, ये जो डिमांड करो का ये वाला हिस्सा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, कंज्यूमर इतने रुपए प्राइस पे करने के लिए भी रेडी है। यहाँ पे जो प्राइस है कितनी है, 10 रुपए, बट कंज्यूमर इतनी प्राइस समझिए यहाँ पे 20 रुपए उतना भी पे करने के लिए रेडी है, यहाँ पर 15 रुपए इतना रुपए भी पे करने के लिए रेडी है, बट एक्चुअल में मार्केट में प्राइस तो 10 रुपए। किसी चीज के लिए कंज्यूमर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक प्राइस पे करने के लिए रेडी, डिमांड कर यही तो दिखाता है। अगर मैं अलग से बनाऊं, ये मैंने डिमांड कर बनाया, तो यहाँ पर प्राइस आती है, यहाँ पे क्वांटिटी आती है, मतलब इतनी पर्टिकुलर प्राइस पे मैं इतनी क्वांटिटी खरीद सकती हूँ। अगर मैं कम भी करूंगी तो इतनी पर्टिकुलर प्राइस पे मैं इतनी क्वांटिटी खरीद सकती हूँ, इस पर्टिकुलर प्राइस पे मैं इतनी क्वांटिटी खरीद सकती हूँ, बट मार्केट में प्राइस ही ये चल रही है। तो ये तो मेरी विलिंगनेस है कि मैं इतना पे करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मार्केट में एक्चुअल में सेलर तो इक्विलिब्रियम प्राइस चार्ज कर रहा है। तो यहाँ पर मेरी विलिंगनेस करने की पावर तो ज्यादा है, मैं क्योंकि मुझे वो चीज बहुत पसंद है और मैं उसके लिए ज्यादा एफर्ट भी लगा रही हूँ और मैं उसके लिए ज्यादा प्राइस पे भी कर सकती हूँ, बट मार्केट में प्राइस कम है। तो व्हाट कंज्यूमर विलिंग टू पे, ये तो कंज्यूमर की विलिंगनेस है कि उतना पे कर सकता है, और उसने एक्चुअली पेड कितना किया है, इतना। तो ये बीच का पार्ट क्या हो गया, कंज्यूमर सरप्लस। क्लियर हो गई ये बात, ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कंज्यूमर सरप्लस। अब हमें देखना है प्रोड्यूसर का। प्रोड्यूसर के लिए कौन सा कर्व देखेंगे अपन, सप्लाई कर्व, क्योंकि प्रोड्यूसर के लिए सप्लाई इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे सप्लाई कर्व। अभी मार्केट में इक्विलिब्रियम प्राइस ये वाली है, और यहाँ पे जो रिलेशन देखेंगे वो इस तरीके से देखेंगे। प्रोड्यूसर देखिए इस पॉइंट से नीचे क्या कर रहा है, यहाँ पे प्राइस दिखाते हैं, वो इस P1 प्राइस पे Q क्वांटिटी सेल करने के लिए रेडी है, P2 प्राइस पे Q2 क्वांटिटी सेल करने के लिए रेडी है, लेकिन मार्केट में इक्विलिब्रियम प्राइस ये वाली है, वो तो इस पे भी बेचने के लिए तैयार है, बट मार्केट में एक्चुअल प्राइस ये चल रही है। तो इस केस में किसको बेनिफिट हो रहा है, इस पूरे एरिया में, इस वाले में प्रोड्यूसर को, क्योंकि प्रोड्यूसर तो इक्विलिब्रियम प्राइस से कम भी चार्ज करने के लिए रेडी है, बट एक्चुअल में तो इक्विलिब्रियम प्राइस चल रही है, तो EQ प्राइस इज मोर देन प्राइस चार्ज बाय द सप्लायर। क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। तो आपको देखना क्या है, जो जब हम कंज्यूमर सरप्लस देखेंगे तो हमें प्राइस लाइन और डिमांड कर्व को देखना है, और जब हम प्रोड्यूसर सरप्लस देखेंगे तो हमें सप्लाई कर्व और प्राइस लाइन को देखना है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है वो भी लिखेंगे, लेकिन अभी आप ये बताइए आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया क्या। अब ये वापस अपन कॉपी में भी बना लेते हैं, वहां से आपको और क्लैरिटी आएगी। इसको बनाते हैं, इसमें कैसे बनाएंगे वो देखिए, फिर फॉर्मूले भी समझेंगे कैसे लिखा हुआ है। आपको पहले नॉर्मल डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व बनाना है। ये डिमांड कर्व है और ये मार्केट में एक्चुअल प्राइस ये चल रही है और इतने रुपए पे इतनी क्वांटिटी सेल हो रही है। ये हमारी हो गई EQ प्राइस, और यहाँ पे हमारा ये है डिमांड कर्व और ये है सप्लाई कर्व। सबसे पहले हम कंज्यूमर सरप्लस देखेंगे, तो एक्चुअल में प्राइस तो ये वाली चल रही है, बट कंज्यूमर इतनी प्राइस पे करने के लिए भी रेडी है। कंज्यूमर विलिंग टू पे, ठीक है, कंज्यूमर इतनी प्राइस पे करने के लिए रेडी है, बट मार्केट में एक्चुअल प्राइस ये है, तो एक्चुअल प्राइस इज लेस देन कंज्यूमर विलिंगनेस। तो कंज्यूमर के लिए चीज सस्ती हो गई, तो ये वाला पूरा एरिया किसको बता रहा है, कंज्यूमर सरप्लस को। सेलर इतनी प्राइस चार्ज करना चाहता है, इतनी ही कर रहा है, बट मार्केट में कंज्यूमर इतनी प्राइस एक्चुअल में पे कर रहे हैं। तो ये वाला जो पार्ट है येलो वाला, ये हो गया प्रोड्यूसर सरप्लस।
और इन दोनों को ऐड कर देंगे, इसको और इसको, तो इसको क्या बोलेंगे, सोशल एफिशिएंसी। मतलब यही बात हो गई, वो प्राइस जिस पे प्रोड्यूसर को भी प्रॉफिट हो रहा है और सप्लायर को भी प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे दोनों को बेनिफिट हो रहा है। आप में से कोई इसको रटेगा नहीं, किसी को नहीं आया तो वापस पूछो, क्योंकि अगर आप रटोगे तो आप एग्जाम में श्योर भूल ही जाओगे, इसलिए आपको रटना तो है ही नहीं। किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ लीजिए। देखिए, अब यहाँ से क्वेश्चन आता है एरिया को लेके। एरिया में आएगा, जैसे आपका क्वेश्चन आ जाएगा प्रोड्यूसर सरप्लस वाला एरिया कौन सा होता है, अबाउ द प्राइस लाइन या बिलो द प्राइस लाइन। तो हमें ध्यान रखना है, जो प्रोड्यूसर सरप्लस का एरिया है वो होगा अबाउ द सप्लाई का बट बिलो द प्राइस लाइन। क्लियर है। और जो कंज्यूमर सरप्लस का एरिया होगा वो बिलो द डिमांड का बट अबाउ द प्राइस लाइन, ऐसा लिखना है। देखिए, एरिया ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, दैट इज अबाउ दी, रटना नहीं है आपको, अगेन आप खुद भी लिख सकते हो, अबाउ दी प्राइस लाइन बट बिलो दी डिमांड कर्व, बिलो दी डिमांड कर्व। एरिया ऑफ प्रोड्यूसर सरप्लस, ये क्या होगा हमारा, एरिया अबाउ दी सप्लाई कर्व, या पहले लिखो बिलो दी प्राइस लाइन बट अबाउ दी सप्लाई कर्व। अब चलो अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आपका सैटरडे को टेस्ट है ना, सैटरडे कब है, आज कौन सी डेट है, थर्सडे हो गया। हटा दूं ये, हो गया सभी का नोट। It's downloading.
ठीक है, तो अपना देखिए बच्चों सप्लाई वाला चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। अब हम करेंगे, आपको सैटरडे को है आपका डिमांड वाले का टेस्ट, तो उसके सारे क्वेश्चन है, आपको बुक में नहीं देखना है, क्योंकि बुक में आप आंसर भी देख लेते हो कभी कभी, तो आपको सिर्फ बोर्ड पे देखना है। ठीक है, और आपको आंसर भी देना है, सारे आपके बुक के क्वेश्चन ही है। पहला क्वेश्चन, डिमांड फॉर अ कमोडिटी रेफर्स टू, डिमांड है किसी कमोडिटी को क्या रेफर करती है? डिजायर बैक्ड बाय एबिलिटी टू पे फॉर द कमोडिटी, नीड फॉर द कमोडिटी एंड विलिंगनेस टू पे इट, willingness to pay, the quantity demanded of that commodity at a certain price, the quantity demanded of the commodity demanded at a certain price or during particular period of time। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। डी ही क्यों होगा? एबीसी गलत है, एबीसी भी सही है, सही चारों है, बट ये क्या है? कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। डिजायर बैक्ड बाय एबिलिटी टू पे, विलिंगनेस टू पे, इन दोनों को ऐड करते तब क्या बनती है? डिमांड बनती है। ठीक है, हाफ हाफ से डिमांड नहीं बनती। द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट कमोडिटी एट सर्टेन प्राइस, सर्टेन प्राइस के साथ क्या होना चाहिए? पीरियड भी होना चाहिए, तभी हम उसको क्या मानते हैं? डिमांड मानते हैं। सारी कंडीशन कहाँ फुलफिल हो रही है? डी में। कौन कौन सी? पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम भी है और सर्टेन प्राइस भी है। अगर ये दोनों साथ में लिखी हुई होती है, दोनों डेफिनेशन सही होती, बट दोनों साथ में दे ही नहीं रखा, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्लियर है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज द रिजल्ट ऑफ, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड किसका रिजल्ट होता है? एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन वाला कंसेप्ट पढ़ा था। एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन किस वजह से होता है? सिर्फ प्राइस में चेंज जाने की वजह से। पहला क्या दे रखा है? डिक्रीज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर, प्राइस के अलावा अदर फैक्टर है, तो आंसर नहीं होगा। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स कंसर्न, सही है, सिर्फ प्राइस की वजह से होता है, तो इसमें क्या लिखा गया है कि अगर प्राइस ज्यादा हो गई, गुड्स कंसर्न मतलब उस खुद के गुड्स की प्राइस ज्यादा हो गई, तो डिमांड क्या हो जाती है? कम। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन पूछा गया, तो इसका आंसर क्या होगा? बी। अदर गुड्स भी अदर फैक्टर हो गया और इनकम भी अदर फैक्टर हो गया, इन सबको तो हम क्या मानते हैं? कांस्टेंट मानते हैं। एक्सपांशन का कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? अदर फैक्टर को कांस्टेंट मानने पर प्राइस के इंक्रीज जाने पर डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। All but one of the following are assumed to remain the same while drawing an individual's demand curve for a commodity. Which one is it? जब हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे तो सारे फैक्टर को चेंज मानेंगे सिवाय एक के, तो उसको हमें क्या मानना पड़ता है? सॉरी, सारे फैक्टर को कांस्टेंट मानेंगे सिवाय एक के। किसको चेंज मानते हैं? प्राइस को। प्राइस चेंज होगी तभी तो लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा, प्राइस ज्यादा तो डिमांड कम, प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा। और फिर हमने पढ़ा था बीइंग अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट, इसको भी कांस्टेंट मानना है। और इसको लैटिन फ्रेज में क्या बोलते हैं? कांस्टेंट को सेटरिस। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। इस क्वेश्चन का मतलब यही है, सब कांस्टेंट होते हैं लॉ ऑफ डिमांड में सिवाय एक के, तो उसका आंसर क्या होगा? प्राइस, क्योंकि प्राइस चेंज होगी तभी तो लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा। Which of the following pair of goods is an example of substitute? इसमें से कौन से substitute goods के example है? टी एंड कॉफी। टी एंड शुगर कौन से गुड्स है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं? दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड एट ईच अदर प्लेस सब्जेक्ट टू सेम सेटिस्फेक्शन रिसीव, एक के प्लेस पे दूसरे का यूज कर लो। कॉम्प्लीमेंट्री तो एक दूसरे को कंप्लीट करते, तो इनका साथ साथ ही यूज होगा। तो टी एंड शुगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। पेन और इंक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। शर्ट एंड ट्राउजर complementary goods. Tea and coffee substitute goods. In the case of straight line demand curve meeting the two axes, the price elasticity of demand at the midpoint of the line would be. तो हमने जब पॉइंट इलास्टिसिटी पढ़ा था तो एक डिमांड कर्व बनाया था, इस पे कितने पॉइंट थे? 5। एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे था, एक बीच में था, एक इन दोनों के बीच में था, एक इन दोनों के बीच में था। इसमें फॉर्मूला क्या लगाते हैं अपन? लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। मैंने ये भी बताया था कि आपको फॉर्मूले से सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप पांचों वैल्यूज को ध्यान रखना। सबसे ऊपर कौन सी आती है? सबसे बड़ी, यहाँ पर उससे छोटी, यहाँ पर इससे छोटी, यहाँ पे इससे छोटी और यहाँ पर सबसे छोटी। तो इसमें पूछा क्या गया है? यहाँ पे तो सिंपल सा पूछा गया है मिड पॉइंट पे लोअर सेगमेंट इज इक्वल्स टू अपर सेगमेंट, तो यहाँ पे वैल्यू क्या रहेगी? 1। तो बी का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 1। The law of demand assuming other things to remain constant establish the relationship between.
सिंपल सा है। लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है? प्राइस और किसमें रिलेशन? डिमांड में या क्वांटिटी डिमांड में? क्वांटिटी डिमांडेड में, ठीक है। डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में क्या डिफरेंस होता है? जब सिर्फ प्राइस की बात होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड वर्ड यूज होगा, और जब अदर फैक्टर्स की बात होगी तो सिर्फ डिमांड वर्ड यूज होगा। तो यहाँ पे हमने लॉ ऑफ डिमांड की बात करें तो लॉ ऑफ डिमांड तो प्राइस में चेंज हो जाने की वजह से ही चेंज होता है, तो यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज होगा? प्राइस ऑफ द गुड्स एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। क्लियर है ये वाला? 7, आइडेंटिफाई द फैक्टर विच जनरली कीप्स द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड लो। हमने फैक्टर पढ़े थे जो प्राइस इलास्टिसिटी को इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। उसमें बोला गया है कि कौन से केस में हमारी जो प्राइस इलास्टिसिटी वो लो रहेगी, मतलब ई की वैल्यू क्या रहेगी? लेस देन 1। जहां पर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी। जहां पर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है वहां पे ई लेस देन 1, जहां पर फ्लेक्सिबिलिटी ऑप्शन होते हैं वहां पे ई मोर देन 1। कौन सा ऑप्शन में आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी? वेराइटी ऑफ यूजेस फॉर दैट गुड्स, इसमें हमने क्या पढ़ा था? यहाँ पे ई क्या रहेगी? मोर देन 1। इसमें मिल्क का एग्जांपल लिया था, मिल्क की प्राइस कम होते उसकी डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मिल्क क्या है? लो की बेसिक नीड्स के अंदर आता है। वेरी लो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, इसको छोड़ो, एक बार सी पे आओ। क्लोज सब्सटीट्यूट फॉर दैट गुड्स, अगर किसी गुड्स के क्लोज सब्सटीट्यूट है तो ए की प्राइस इंक्रीज होने पर आप क्या करोगे? बी कंज्यूम करने लग जाओगे। तो सब्सटीट्यूट गुड्स में क्या होता है? कंज्यूमर के पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ऑप्शंस होते हैं, तो यहाँ पे भी क्या रहेगी? ई मोर देन 1 रहेगी ना, ऑप्शन है वहां पे मोर देन 1। हाई प्रपोर्शन और लो प्रपोर्शन वाला मैंने आपको एग्जांपल बताया था, बताइए। इनकम का किसी गुड्स पे हाई प्रपोर्शन खर्च होगा तो ई की वैल्यू क्या रहेगी? इनकम का किसी गुड्स पे लो प्रपोर्शन खर्च होगा तो ई की वैल्यू क्या रहेगी? याद है ना कौन सा एग्जांपल बताया था? किसमें? लो में क्या होगी? इस, बताओ फटाफट। अभी परसों की क्लास में ही तो बताया था मैंने। कॉपी में देखो क्या लिखा है, हाई प्रपोर्शन लो प्रपोर्शन में, फटाफट। मैंने पहले भी बोला था लॉजिक ध्यान रखना वरना एग्जाम में भूल जाओगे। लिखवाया था ना मैंने ये कहाँ पे आएगा पॉइंट? ये पॉइंट आएगा वहां पे जब अपने प्राइस इलास्टिसिटी कंप्लीट करी थी और उसके बाद अपन लिखा था फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड वाले में ढूंढना, सप्लाई वाले में मत ढूंढना है, डिमांड वाले क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। फैक्टर अफेक्टिंग, अच्छा परसों नहीं करा था तो बहुत पहले कर लिया अपन ने, डिमांड तो कंप्लीट हो गया ना। मिल गया क्या टॉपिक? कॉपी में लिखा हुआ क्या लिखा हुआ? हाई प्रपोर्शन में मोर देन 1 और लो में क्वेश्चन किसका पूछा है? लेस देन 1 होनी चाहिए। कौन से केस में होगी लेस देन 1? लो प्रपोर्शन। यहाँ पे तो हाई वाले में क्या होती है? मोर देन 1। इसमें क्या होगी? लेस देन 1। पूछा क्या था? वेरी लो, गुड लो। लो का मतलब क्या होता है? लेस देन 1। तो आंसर क्या होगा? क्यों हुआ ऐसा? अब ऐसे रटोगे तो इस एग्जाम में फिर से भूल जाओगे। मैंने उस दिन बताया था, अगर आपको एक अपार्टमेंट मिला है, आपकी सैलरी है 1 लाख रुपए और आपने अपार्टमेंट परचेज किया है रहने के लिए मुंबई में और आपको 30,000 रुपए रेंट देना पड़ रहा है, तो आपको अपनी टोटल इनकम का 30% देना पड़ रहा है सिर्फ इनकम इनकम पे। अगर आपका लैंडलॉर्ड आपका रेंट इंक्रीज कर दे, 35% कर दे, मतलब 35,000 कर दे, तो क्या आप दूसरा ऑप्शन नहीं ढूंढोगे? क्या ढूंढोगे? और जहां आप ऑप्शन ढूंढोगे आप सोचोगे वहां पे ई मोर देन 1। एक मैच बॉक्स है, माचिस है, उसके प्राइस पहले 5 रुपए थे, मार्केट में 10 रुपए हो गए, तो वहां आप दिमाग लगाओगे क्या कि खरीदनी कि नहीं खरीदनी? वहां पे नहीं खरीदोगे, बिकॉज वो इनकम का बहुत लो प्रपोर्शन आपका वहां पे खर्च हो रहा है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन नहीं ढूंढोगे, तो यहाँ पे ये क्या रहेगी? लेस देन 1। बाकी ए सी डी तीनों में क्या है? मोर देन 1 है। बी में क्या है? लेस देन 1 है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड इज द रिजल्ट ऑफ, बताइए। कॉन्ट्रेक्शन अगेन प्राइस में चेंज होगा तो कॉन्ट्रेक्शन, प्राइस ज्यादा तो डिमांड कम, ये कॉन्ट्रेक्शन, प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा, ये एक्सपेंशन। कौन सा होगा? डिक्रीज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर, क्या नंबर ऑफ कंज्यूमर का इंपैक्ट हम एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन में लेते हैं? नहीं। अगर इससे चेंज होता तो क्या मानते हैं उसको? इंक्रीज एंड डिक्रीज बोलते हैं, पर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रेक्शन नहीं बोलते। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स कंसर्न, ये रिपीट हो गया क्या क्वेश्चन? ये तो रिपीट ही तो है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन भी ऊपर आ गया था, ठीक है। सिर्फ प्राइस में चेंज हो जाने की वजह से ये चेंज हो रहा है।
In the case of an inferior good, the income elasticity of demand is, इनकम पूछी गई है, ठीक है, ध्यान रखना, नेगेटिव होगी। इंफीरियर गुड्स कौन से होते हैं? लो क्वालिटी गुड्स। अगर आपकी इनकम ज्यादा होगी तो आप लो क्वालिटी गुड्स कम खरीदोगे, इनकम कम होगी तो लो क्वालिटी गुड्स ज्यादा खरीदोगे, तो इसमें कैसा रिलेशन होता है? नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 10, इफ द डिमांड फॉर अ गुड्स इज इनइलास्टिक, कैसी है? इनइलास्टिक। इनइलास्टिक की वैल्यू क्या होती है? लेस देन 1 होती है इनइलास्टिक की। और ई इज इक्वल टू 0 को भी इनइलास्टिक बोल सकते हैं, लेकिन इसको क्या बोलते हैं? परफेक्टली इनइलास्टिक, और इसको सिर्फ इनइलास्टिक। दोनों केसेस में से कुछ भी हो सकता है, आगे पढ़ते हैं। एन इंक्रीज इन इट्स प्राइस विल कॉस्ट, तो इसकी बात नहीं हो रही है ना, विल कॉज द टोटल एक्सपेंचर ऑफ द कंज्यूमर ऑफ द गुड टू, कौन सा मेथड है? पहले तो ये आइडेंटिफाई करिए जहां पे टोटल एक्सपेंचर की बात हो रही है। टोटल आउटपुट मेथड है, उसमें हमने 3 केसेस पढ़े थे। प्राइस ज्यादा हो जाने पर टोटल एक्सपेंचर भी ज्यादा हो रहा है, प्राइस ज्यादा हो जाने पर टोटल एक्सपेंचर भी कम हो रहा है। तो पहला केस था जहां पे प्राइस और टोटल एक्सपेंचर में कैसा रिलेशन था? डायरेक्ट। सेकंड था प्राइस के चेंज हो जाने पर टोटल एक्सपेंचर पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, प्राइस ज्यादा तब भी 100 रुपए खर्च कर रहे थे, प्राइस कम तब भी 100 रुपए खर्च कर रहे थे। थर्ड केस पड़ा था प्राइस ज्यादा तो टोटल एक्सपेंचर कम, प्राइस कम तो टोटल एक्सपेंचर ज्यादा। तो पहले केस में प्राइस और टोटल एक्सपेंचर दोनों में डायरेक्ट रिलेशन था, सेकंड वाले में टोटल एक्सपेंचर में कोई चेंज नहीं आ रहा था, और थर्ड वाले में प्राइस और टोटल एक्सपेंचर में इनवर्स रिलेशन था। तो इसमें पूछा क्या गया है? इफ द डिमांड फॉर अ गुड्स इज इनइलास्टिक एंड इंक्रीज इन प्राइस, बोला गया है अगर गुड्स की जो डिमांड है वो कितनी है? लेस देन 1 है, तो प्राइस के इंक्रीज हो जाने पर टोटल एक्सपेंचर में क्या चेंज आएगा? वो इंक्रीज होगा, मतलब यहाँ पे फर्स्ट वाला केस आएगा, सेकंड वाला केस आएगा, या थर्ड वाला केस आएगा? टोटल एक्सपेंचर इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या सेम रहेगा? कौन से केस में? जहाँ पे ई लेस देन 1 है। मैंने एक लॉजिक बताया था आपको उस टाइम पढ़ाते वक्त कि ये लॉजिक ध्यान रखना वरना क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। आप सुनते नहीं हो ध्यान से, ज्यादा होगी क्यों? वेरी गुड, लेट्स क्लैप फॉर हर। बस एक ही बच्ची को याद था, क्लैप करो उनके लिए। वो भी नहीं कर रहे हो, बताओ। यही बताया था मैंने एग्जैक्टली कि लेस देन 1 है तो कौन से गुड्स है? नेसेसिटीज वाले गुड्स है, और नेसेसिटीज वाले गुड्स में अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो आप चाहकर भी कंजम्पशन कम नहीं कर सकते, कम कर दोगे लेकिन प्राइस के कंपेरिजन में कम से ही कम करोगे, तो टोटल एक्सपेंचर क्या होगा? उसमें इंक्रीज होगा। तो प्राइस ज्यादा तो टी भी ज्यादा। इस केस में ई क्या होती है? लेस देन 1। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, प्राइस ज्यादा हो रही तो टोटल एक्सपेंचर भी ज्यादा हो रहा है। याद आया किसी को? पक्का? 3 केसेस पड़े थे। अगर प्राइस ज्यादा हो गई और टोटल एक्सपेंचर कम हो गया, इसका मतलब वो गुड्स मेरी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं करते, तो इसका मतलब वो अदर देन नेसेसिटीज गुड्स है। तो उस केस में क्या होता है? हम जैसे ही प्राइस इंक्रीज होती है हमारा कंजम्पशन फ्यूचर में पोस्टपोन कर देते हैं, तो वहां पे तो फ्लेक्सिबिलिटी है ना मेरे पास, तो वहां पे ई मोर देन 1 रहेगी। लेकिन इस वाले केस में फ्लेक्सिबिलिटी है ही नहीं, प्राइस ज्यादा हो गई क्योंकि ई लेस देन 1, इसका मतलब बेसिक नीड्स वाले गुड्स है, तो प्राइस ज्यादा होने पर भी मुझे वो गुड्स खरीदने पड़ेंगे, तो मेरा टोटल एक्सपेंचर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, इफ रिगार्डलेस ऑफ चेंज इन इट्स प्राइस the quantity demanded of a goods remain unchanged, then the demand curve for the goods will be। प्राइस में चेंज हो रहा है बट क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज नहीं हो रहा है। कौन सा केस था? कर्व बना के देखो, कौन सा कर्व बनेगा? कौन सा कर्व बनेगा? वर्टिकल। डाउनवर्ड स्लोपिंग तो नॉर्मल होता है ना, डाउनवर्ड स्लोपिंग तो ये बताता है प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन है। ये बताता है प्राइस इतनी तो डिमांड इतनी, प्राइस कम हो जाएगी तो डिमांड ज्यादा, प्राइस कम होगी तो डिमांड ज्यादा। यहाँ पे डिमांड चेंज हो रही है, इसमें क्या बोला गया है? डिमांड कैसी है? अनचेंज है, कांस्टेंट है, दैट मीन्स ओ एक्स और वाई। डिमांड कहाँ दिखाते हैं? यहाँ पे। तो इस ऐसी लाइन बनाऊंगी, यहाँ पे डिमांड क्या है? कौन से? समझ यहाँ पे 500 यूनिट है, तो अगर आपकी 10 रुपए प्राइस है तब भी 500 यूनिट है, 15 हो गई तब भी 500 है, 5 हो गई तब भी 500 यूनिट है। क्या बोला गया? इफ रिगार्डलेस ऑफ चेंज इन इट्स प्राइस 5, 10, 15 द क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड्स रिमेन अनचेंज, तो ये कांस्टेंट हो गया अनचेंज, तो डिमांड कर्व कैसा बनेगा? क्लियर हो गई ये बात? वर्टिकल बनेगा।
ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। या इसका अगेंस्ट आ जाता कि प्राइस कांस्टेंट है बट डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है, तब कौन सा बनेगा, हॉरिजॉन्टल, तब ऐसा बनेगा। प्राइस तो कांस्टेंट है बट डिमांड कभी क्यू है, कभी Q1 है और कभी Q2, इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल, इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, वर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 12, सपोज द प्राइस ऑफ पेप्सी इंक्रीजेज। अब सबको जवाब देना है, मुझे बिल्कुल आपका रेस्पॉन्स अच्छा नहीं लग रहा, मुझे मजा नहीं आ रहा आपको पढ़ाने में, आप जवाब ही नहीं दे रहे इतने इजी क्वेश्चन के। इसका आंसर सब देंगे। सपोज द प्राइस ऑफ पेप्सी इंक्रीजेस, पहले तो आपको गुड्स आइडेंटिफाई करने कौन से हैं, पेप्सी एंड कोको कोला, कौन से गुड्स होंगे, क्या होंगे, सब्स्टिट्यूट गुड्स होंगे। सब्स्टिट्यूट गुड्स में कैसा रिलेशन होता है, अब एटलीस्ट गलत ही बोलो लेकिन आप बोलो, इनवर्स होता है या पॉजिटिव होता है, सोचो पहले। पॉजिटिव होता है, आप टी और कॉफी माइंड में रखोगे, टी की प्राइस इंक्रीज होगी तो आप कॉफी पीने लग जाओगे ना, तो एक की गुड्स प्राइस इंक्रीज तो दूसरे की डिमांड इंक्रीज, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में कैसा होगा, पॉजिटिव रिलेशन। पेप्सी की प्राइस ज्यादा होगी तो क्या पियोगे, कोको कोला, इसकी प्राइस ज्यादा तो कोको कोला की डिमांड ज्यादा, ऐसा ही तो करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव होता है। पहला देखिए, बोला गया है कि अगर प्राइस ऑफ पेप्सी इंक्रीजेस, तो प्राइस ऑफ पेप्सी इंक्रीज हो गई तो कोको कोला की डिमांड क्या होगी, ज्यादा, और जब डिमांड ज्यादा होती तो कर्व किधर शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, शिफ्ट टूवर्ड्स राइट, सिंस दीज आर सब्स्टिट्यूट। क्या मूवमेंट होगा, क्या मूवमेंट नहीं होगा, शिफ्ट होगा। मूवमेंट कौन से केस में होता है, जब सिर्फ प्राइस में चेंज होता है, इसको क्या बोलते हैं अपन, ये P और Q है, ये P1 हो गई तो ये Q1 हो गई, और ये डिक्रीज हुई P2 तो ये Q2 हो गई। यहाँ पे जो कर्व बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, A B C, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि डिमांड क्या हो गई, कम, इसको क्या बोलते हैं, एक्सपांशन। बट ये तो सिर्फ प्राइस में चेंज हो जाने की वजह से होता है, यहाँ पे किसकी प्राइस में चेंज हो रहा है, सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा कर्व शिफ्ट होगा, और पेप्सी की प्राइस ज्यादा तो कोको कोला की डिमांड ज्यादा, तो कर्व किधर शिफ्ट होगा, राइट की ओर, shift towards right since these are substitute. 13, all of the following are determinants of demand, सारे determinants of demand है except, यहाँ पे A, इसको ये यहाँ पे कोई वर्ड नहीं है, इसको ना, इसको हटा दो। all of the following are determinants of demand except, हमने determinants of demand पढ़े थे, इसमें से कौन सा नहीं था वहां पे, क्वांटिटी सप्लाई नहीं था। क्लियर है ये बात। टेस्ट एंड प्रेफरेंस पढ़ा था, इसमें 3 टर्म्स पढ़ी थी, डेमोन्स्ट्रेशन, बैंडवैगन और स्नॉब इफेक्ट इंपैक्ट करती है। इनकम भी पढ़ा था, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी पढ़ा था, रिलेटेड गुड्स मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, बट हमने कभी भी ये नहीं लिखा था कि क्वांटिटी सप्लाई और डिमांड रिलेटेड होती है, डिटर्मिनेंट्स नहीं होता है। क्वांटिटी सप्लाई अपने आप में दूसरा फैक्टर है, डिमांड अपने आप में दूसरा फैक्टर है, तो डिटर्मिनेंट्स में कौन सा नहीं था, ऑप्शन बी। 14, टाइम होते ही बंद हो गया ये, आप बोल सोचते होंगे मन में, बताइए। ए मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व फॉर सॉफ्ट ड्रिंक इज बेस्ट डिस्क्राइब इज, अब देखिए मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट में कौन सा वर्ड यूज करेंगे, इंक्रीज डिक्रीज या एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन, मूवमेंट में तो एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन होगा, और वो किस वजह से होता है, ओनली प्राइस में चेंज। देखो उसमें कौन कौन सी चीजें थी, प्राइस में चेंज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड वर्ड यूज करेंगे एक, तो प्राइस में चेंज होता है तो उसी की वजह से मूवमेंट होता है, और क्या बोला था हमने इसको, हाँ बस 2 ही चीजें थी, प्राइस के अलावा होंगे तो दूसरा क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा, और प्राइस के अलावा अदर फैक्टर होंगे। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, मूवमेंट की बात हो रही है, तो मूवमेंट मतलब किसकी वजह से हो रहा होगा, प्राइस की वजह से हो रहा होगा, और प्राइस में जब चेंज होता है तो कौन सा वर्ड यूज करते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड। अब बता दो क्या होगा, एन इंक्रीज इन डिमांड, गलत, डिक्रीज इन डिमांड ये तो कब होता, जब प्राइस के अलावा अदर फैक्टर में चेंज आता है, लेकिन मूवमेंट तो किस वजह से होता है, सिर्फ प्राइस में चेंज हो जाने की वजह से, तो ये तो गलत हो गया। अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, इसका आंसर क्या होगा, सी। इंक्रीज, डिक्रीज और चेंज, तीनों का मतलब एक है, तीनों में कर्व शिफ्ट होगा, शिफ्ट और मूवमेंट अलग होता है,
और शिफ्ट होने का रीजन सिर्फ प्राइस के अलावा अदर फैक्टर होते हैं, प्राइस में चेंज होने पर कभी भी शिफ्ट नहीं होता है। तो मूवमेंट सिर्फ प्राइस की वजह से होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इन इसके लिए भी कौन सा वर्ड यूज है, डिमांड डिमांड डिमांड। क्लियर है सभी को ये? जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, बाकी जिन्होंने पढ़ रखा है उनको क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं है ना इसमें। 15 बताइए, अगेन कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन ये तो। इफ द प्राइस ऑफ पेप्सी डिक्रीजेज, पहले तो पता लगाओ कौन से गुड्स है ये, पेप्सी, कोक और 7 अप, कौन से गुड्स हो गए? ठीक है, क्या बोला गया, इसकी प्राइस डिक्रीज हो गई तो इनकी डिमांड पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, डिक्रीज हो जाएगी। बिकॉज जैसे इसकी प्राइस डिक्रीज हुई, जो कोक पीते थे वो कहाँ चले गए, पेप्सी पीने, जो 7 अप पीते थे वो भी कहाँ चले गए, पेप्सी पीने। तो यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन हो गया सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर। तो देख लिए कहाँ पे बन रहा है, कोक विल डिक्रीज, सही है, कोक की प्राइस क्या हो रही है, डिक्रीज ही हो रही, सॉरी कोक की डिमांड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही, सही है। 7 अप विल डिक्रीज, 7 अप की भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये गलत हो गया, इंक्रीज नहीं होगी, क्या होगी, डिक्रीज होगी। बट ये पार्शली ट्रू है, पार्शली ट्रू दोनों कहाँ पे लिखे हुए हैं, डी में, तो आंसर क्या होगा, डी होगा। ए भी सही है, बी भी सही है, लेकिन हाफ आंसर है, पूरा परफेक्ट आंसर कहाँ दे रखा है, ऑप्शन डी में। इफ अ गुड इज लग्जरी, इट्स इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, लग्जरी गुड्स में ये क्या होती है, नेसेसिटीज में लेस देन 1 होती है, तो लग्जरी में क्या होती है, मोर देन 1 होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन 1। ठीक है, आज अपन इतना ही पढ़ते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन करेंगे, घर से करके आना एक बार सारे, 34 क्वेश्चन है सिर्फ डिमांड वाले के। उसके बाद सप्लाई के सारे क्वेश्चन करने के बाद अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे कुछ नहीं हो सकता।